इजिप्ट ले लीजिए, आप लेबनान ले लीजिए, सीरियन ले लीजिए, अल्जीरिया ले लीजिए। ये सब कंट्री के लड़के 22 साल, 24 साल, 25 साल, उनसे आप मिलेंगे, आप देखेंगे क्या बोल्डनेस उनके अंदर है। तो मैं आपके बचपन के 18 to 24 के स्ट्रगल्स जानना चाहता हूँ। आप मुझे उस वक्त के कुछ स्ट्रगल्स बताएं जो आपने किए थे। तो तमाम नोएडा सेक्टर में, इधर द्वारकापुरी सेक्टर में तमाम मैं पैदल चल चल के वहाँ पे डिफरेंट साइन बोर्ड पर जहाँ मैं देखता था, एड्रेस नोट करता था, उनके ऑफिस में जाता था, उनसे मिलता था। लोग कहते नहीं, यू आर फ्रेशर, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। अच्छा, आपने जो चीज़ें बताई इसमें स्ट्रगल समझ में नहीं आया। स्ट्रगल क्या था इसमें? किसी बच्चे से पूछिए कि क्या वो एक एप्लीकेशन उसके घर में चोरी हो गई है और वो थाना अध्यक्ष को, एसएसपी को एक अच्छी सी एप्लीकेशन लिख करके खुद जाके बात करके उसको रिपोर्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, और सब खैरियत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से हैं, ठीक हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतना अहम वक्त हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था आपको बुलाने के लिए। मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि आप आज इतने अहम मौजू पे एक पॉडकास्ट में शरीक होने का मुझे मौका दिया, और मैं अपने तमाम जो मेरे एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का उसको रिवील में करूंगा ताकि लोगों को फ़ायदा इससे पहुंचे। चीज़ें स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं ऑडियंस के लिए कि माशाल्लाह से आप सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। आप 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस गल्फ़ में काम करने का है आपको माशाल्लाह से। तो काफ़ी चीज़ें आपसे मैं गल्फ़ से रिलेटेड ही पूछूंगा आज। कोई बंदा गल्फ़ जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाए। इतनी सारी नॉलेज इंशाल्लाह आज इस वीडियो के थ्रू हम शेयर करेंगे। माशाल्लाह से आपने जब स्टार्ट किया होगा गल्फ़ में तो बहुत कम से इनकम, बहुत नॉर्मल सी इनकम होगी, और आज आपकी माशाल्लाह से बहुत मैसिव सैलरी माशाल्लाह से कह सकते हैं। अभी यहाँ पे सैलरी का मैटर नहीं है। सैलरी तो आप जिस फील्ड में जैसे मेहनत करेंगे, समय के साथ में ग्रो होंगे, बड़े होंगे, इंडस्ट्री के लिए आप स्किल डेवलप करेंगे अपने अंदर, तो टाइम टू टाइम आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आपको सैलरी और बेनिफिट्स तो आपको पर्क्स मिलेंगे। महमूद सर, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी एक स्टोरी से। आप हमें अपने बारे में बताएं, अपनी एक शॉर्ट स्टोरी में आप अपनी ज़िंदगी के स्टार्टिंग कॉलेज लाइफ से लेके आज आप जहाँ खड़े हैं। मैंने अपने फर्स्ट स्टार्टिंग में 1996 में सिविल डिप्लोमा किया। करने के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मैंने अराउंड 3-4 ईयर्स मैंने यहाँ पे इंडिया में स्ट्रगल किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन कहीं ना हो पाया। तो मैं देखा कि मेरा जो है घर की सिचुएशन, घर के हालात सपोर्ट नहीं करते हैं कि मैं अपने और फर्दर यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब की प्रिपरेशन कर सकूँ। आज जो स्ट्रगल गवर्नमेंट जॉब की है वो स्ट्रगल उस टाइम में भी वैसे ही था जी, सारे लोगों के बीच में। तो मैंने देखा कि ये फ्रूटफुल मेरे लिए नहीं होगा, तो मैंने जस्ट मूव ऑन जो है। साथ साथ में मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिग्री भी मैं करता रहा हूँ उसके साथ साथ जो है। तो जब मेरी डिग्री पूरी हुई तो मैं 2000 में जो है मैं अब्रॉड के लिए निकल गया वहाँ पे, और बहुत ही एक छोटी सैलरी से मैंने वहाँ स्टार्ट किया, और एक छोटे प्रोफेशन में यानी एज ए लैब टेक्नीशियन मैंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग की। आप वो सैलरी मेंशन कर सकते हैं? मैंने सऊदी अरब को फर्स्ट मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। मैं बॉम्बे गया, वहाँ सर्च किया जॉब को सर्च करने के बाद मुझे फाइंडिंग्स की जॉब की, एक लैब टेक्नीशियन जॉब की हुई। हाँ, उस टाइम में ये सैलरी हमारी 18,000 रुपीज़ हुआ करती थी, और फिर भी ये सैलरी मुझे एजेंट्स के उस टाइम में इतने सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, फ्रॉड थे, बहुत सारी चीज़ें। तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट मुझे मिले वो अकॉर्डिंग वहाँ सैलरी मुझे नहीं मिली। अराउंड यानी 12,000 रुपीज़ सैलरी उस ज़माने से मुझे इन हैंड आती थी। फिर भी मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट मुझे उस समय जुनून ये था कि मुझे गल्फ़ एक्सपीरियंस गेन करना है, और इसीलिए मैंने जिस कंपनी को, हमारी कंपनी जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, उससे रोड कंस्ट्रक्शन में डील करती थी। तो इन बिगनिंग मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल में मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी करने का मौका मिला। उसमें मैंने एज ए लैब टेक्नीशियन जॉब स्टार्ट की, जो कि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में देखते होंगे, जो मेटल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होती है, सिविल इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्रीज होती है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री होती है, जिसके अंदर सारे मुख्तलिफ आप टेस्ट इंजीनियरिंग के दौरान सीखते हैं, करते हैं। उसी का एक हिस्सा जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल पर्पज़ से। तो वो कैरियर मेरा शुरू हुआ। आज वही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन एज ए क्वालिटी कंट्रोल बना। इस वक्त मैं आफ्टर 25 ईयर्स, सेवरल स्ट्रगल, सेवरल कंपनी चेंजेस के बाद मैं वहाँ पे एज ए क्वालिटी मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। महमूद सर, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और हम मेरी जो ऑडियंस है वो यंग है, 18 to 24। तो मैं आपके
बचपन के 18 to 24 के स्ट्रगल्स जानना चाहता हूँ। आप मुझे उस वक्त के कुछ स्ट्रगल्स बताएं जो आपने किए थे। आज की आपके ऑडियंस को जो पर्टिकुलरली जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग नहीं मतलब प्रॉपर मतलब अच्छा। आप यंग यूथ के लिए। आज के टाइम में जो भी यंग यूथ स्ट्रगल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो भी हैं। आप पहले आप अपना बताएं। अच्छा अच्छा आपका अपना रियल वाला बताएं। अच्छा अच्छा उस वक्त जब मैं सिविल डिप्लोमा पास आउट करके बाहर आया तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग, यानी मुझे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में बुकिश नॉलेज थी, बहुत सारे नॉलेज उसमें नहीं रहते हैं, फील्ड एक्सपोजर नहीं रहते हैं। तो मेरे अंदर ये तड़प थी कि हाउ टू गेट द फील्ड एक्सपोजर एक्सपीरियंस। तो उसके लिए मैंने उस ज़माने में दिल्ली को तरफ रुख किया। दिल्ली में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। आज आपका जो द्वारिका सिटी बना हुआ है, द्वारिकापुरी जो एरिया बना हुआ है, वहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस ज़माने में। तमाम तरह के फ्लैट्स बन रहे थे और डेवलपमेंट चल रहे थे, पूरा जंगल वीरान था वो, कई सेक्टर है। उस समय मुझे सेक्टर 12 में जॉब मिली थी, एज ए साइट इंजीनियर जॉब मिली थी। तो एज ए फ्रेशर थे, तो वो कंपनी ऐसी थी कि वो फ्रेशर बंदों को रखती थी, वो फ्रेशर ही बंदों को रखती थी, और मुझे एज ए फ्रेशर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो उसमें मैं लग गया। अच्छा, आपने जो चीज़ें बताई इसमें स्ट्रगल समझ में नहीं आया। स्ट्रगल क्या था इसमें, मतलब कुछ आपको जॉब प्रॉपर मतलब कैसे मिली वो उसके दौरान? अच्छा, उसमें स्ट्रगल भी बताना है जी यार। जब मैं 1996 में जुलाई में हमारा रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि यार मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे घर के हालात साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे जॉब के लिए बाहर जाना है जी। तो मैंने दिल्ली के लिए रुक किया। तो फिर एक अपने रिश्तेदार के यहाँ वहाँ मैं रुका कुछ दिन के लिए, एज ए पेइंग गेस्ट बना उनके पास। तो वहाँ से मुझे दिल्ली के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। तो सिर्फ मैं एक काम करता था कि सुबह उठता था, घर से बाहर निकलता था, और जो DTC की बस होती थी, बस का एक टिकट लेता था डेस्टिनेशन। उस फाइनल डेस्टिनेशन पे सिर्फ बस से मैं पूरी दिल्ली पे बैठ के आउटर एरिया में घूमता था, लोगों से पूछता था कि इस एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या न्यूज़पेपर की कटिंग से किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनी का एड्रेस ढूंढता था, उनके ऑफिस जानता था, फिर वहाँ से लोगों से मिलता था। वहाँ के लोग मुझे बताते थे नहीं इस एरिया में डेवलपमेंट चल, आप वहाँ जाइए। तो तमाम नोएडा सेक्टर में, इधर द्वारिकापुरी सेक्टर में, तमाम मैं पैदल चल के वहाँ पे डिफरेंट साइन बोर्ड पर जहाँ मैं देखता था एड्रेस नोट करता था, उनके ऑफिसेज में जाता था, उनसे मिलता था। लोग कहते नहीं यू आर फ्रेशर, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, तो मुझे नकार दिया जाता था। तो ऐसे एक हफ्ते की स्ट्रगल के बाद एक ऑफिस में एक बंदा मुझे मिला, उसने बोला कि आपको यहाँ पे इन ऑफिसों में, बड़ी ऑफिसों में कोई जॉब नहीं देगा, क्योंकि आप फ्रेशर हो, जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, आपके पास आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी आपको इशू नहीं हुआ है, रिसेंटली आप कॉलेज से निकले हो। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उस बंदे ने मुझे ऐसे ही सजेस्ट किया कि आप द्वारका चले जाओ, द्वारका में कहीं ना कहीं आपको इतने कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कोई ना कोई रख लेगा, जॉब दे देगा। तो फिर वहाँ से मैंने पूछा द्वारिका कैसे जाएं, तो उन्होंने नजफगढ़ जाने वाली जो बस जाती थी उसका एड्रेस मुझे बोला, ये नजफगढ़ बस जाती है, इस वाले बस में आप बैठ जाओ, और वहाँ पे आपको साधन नहीं मिलेगा, पैदल चलने पड़ेंगे हर सेक्टर में। और फिर वही मैंने किया, नजफगढ़ बस जाता था, द्वारका में उतर जाता था, उतरने के बाद हर सेक्टर पैदल जाता था, हर जहाँ पे साइट ऑफिसेज होती थी कंस्ट्रक्शन की, वहाँ पे मैं उनसे पूछता था भाई क्या आपके पास जॉब है, डू यू हैव वैकेंसीज। सब कुछ लोग बोलते थे नहीं मेरे पास वैकेंसी नहीं है, आप हेड ऑफिस जाइए, नहीं मेरे पास है। तो ऐसे करते करते एक बंदा ऐसा मुझे टकराया वहाँ पे, जो खुद सिविल इंजीनियर था। उसका फेस, उसका चेहरा आज मुझे नहीं बोलता है। वो खुद सिविल इंजीनियर था और रिटायर्ड पर्सन था, लाइक आज जितनी मेरी एज है उतनी एज उसकी रही होगी। उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे थे फ्लैट बनाने का किसी सोसाइटी का। तो क्योंकि सिविल इंजीनियर था तो उसको कुछ बंदे चाहिए थे जो इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और उसके काम को कम सस्ते पैसे में करा के दें। तो जितने फ्रेशर होते थे वो फ्रेशर को ही हायर करता था। इस तरीके से मैंने जब करीब 5-6 महीने वहाँ जॉब किए होंगे, तो फिर ये आया कि मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आई यूपी की। मेरे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल ने बताया कि वैकेंसी आई हुई है यूपी में, 500 जेई की वैकेंसीज आई हुई हैं, एजुकेशन में आई हुई है, तकरीबन 500 की 1000 वैकेंसीज आई थी। तो हम वहाँ से अगेन इलाहाबाद को कूच कर गए और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। अब दिल्ली आपने वहाँ से छोड़ दिया? छोड़ दिया। मतलब वो प्राइवेट से निकल के आप क्या दिमाग में उस थॉट क्या था उस वक्त?
दौड़ में थॉट आया कि प्राइवेट जॉब में बहुत स्ट्रगल है, बहुत फाइट है, और 12 आवर्स 16 आवर्स जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो है, गवर्नमेंट की जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है उसमें जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें सिलेक्शन हो गया था, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट में मैं क्वालिफाई कर गया था, मेंस देना था। लेकिन मेंस की डेट कब आएगी क्या आगे, तो बहुत ही अनसर्टेनिटी थी, घर का प्रेशर बढ़ रहा था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देखता था, तो यार मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, कितना वक्त लगेगा। तो फिर मैंने मेंस भी नहीं दिया, मैंने पासपोर्ट बनाया, सीधे बॉम्बे की तरफ रुख कर लिया। अब मैंने फैसला किया कि मुझे यही स्ट्रगल करना है, तो मुझे इंडिया में स्ट्रगल नहीं करना, मुझे अब्रॉड की तरफ निकलना है कि जिससे मुझे ज़्यादा पैसे अर्न हो, कम समय में अर्न हो, और अब अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ और ख़ुद को एक स्टैंड कर सकूँ एक समय आने के बाद। तो फिर मैंने 2000 में इस तरह से साथ साथ मैं अपनी डिग्री भी पूरी करता रहा, उस बीच दौरान जो है सारी चीज़ों को मैनेज करता रहा, और ईयर 2000 में मैं गल्फ़ की तरफ रुख कर लिया। जॉब जो स्किल वर्कर है, स्किल मेसन है, स्किल चार्ज हैंड है, स्किल फोरमैन है, उनसे कम होती है इंडस्ट्री में, और वही 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो इंजीनियर उनसे छलांग लगा के जम करके एक अच्छी सैलरी पे चला जाता है। तो ये आप शुरू का बता रहे हैं, कोई बंदा अगर शुरू कर रहा है एज अ फ्रेशर, तो सैलरी तो उसको देखनी नहीं है। हाँ, ये बहुत ही मेरी आपके ऑडियंस को ये कहना है, जो भी सिविल इंजीनियर नहीं, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड का हो, नॉन इंजीनियरिंग फील्ड का हो, स्किल पहले अपने अंदर डेवलप करे। अगर उसके अंदर एक कैपेसिटी है, घर का कोई बोझ नहीं है, घर का सर्वाइवल उसके शोल्डर पर नहीं है, अगर वो माँ बाप उसका घर का कुछ दिन के लिए घर को देख सक रहे हैं, तो वो सैलरी की तरफ ना देखे, अपने अंदर स्किल डेवलप करे। जब एक दिन स्किल आ जाएगी ना, तो पैसा आपके पीछे भागेगा। स्किल पैसा ना देखो। अगर आप 12th करके, ग्रेजुएशन करके अगर आप अपने घर में बैठ गए, 1 साल 2 साल भी बैठ गए, 3 साल बैठ गए, तो आप इंडस्ट्री को फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके जो जूनियर लड़का है, अगर वो इंडस्ट्री को जाके ज्वाइन कर लिया, तो इंडस्ट्री उसको स्किल सिखाएगी, तो आपका जूनियर आपका सीनियर हो जाएगा, आपको जूनियर जाओगे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री ही सिखाती है। कि जैसे आप गल्फ पहुंच गए, जैसे आपने बताया, उसके बाद फिर गल्फ में, गल्फ का थोड़ा बताएं, गल्फ के स्ट्रगल्स के बारे में बताएं, गल्फ में कैसा चीज़। तो गल्फ का स्ट्रगल में सबसे पहले आपके ऑडियंस को एक बताना चाहूँगा कि बॉम्बे पहुँचा, बॉम्बे में जॉब वैकेंसी आई, 6 महीना हमने स्ट्रगल किया, और एजेंट फ्रॉड करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, वो मुझसे झूठ बोलते रहे कि वीज़ा आ रहा है, वीज़ा लग गया है, अंटिल 6 महीने के स्ट्रगल के बाद मालूम पड़ा कि वीज़ा स्टैम्प हो गया। मेरे इंटरव्यू होने के 6 महीने बाद वीज़ा स्टैम्प हुआ है। अच्छा, आपने यहीं से किसी को इंटरव्यू दिया था? इंटरव्यू कैसे हुआ था? वो ज़माने ऑफिस टू ऑफिस जॉब हंटिंग। तो आपने इंटरव्यू कहाँ दिया था? इंडिया में दिया था? इंडिया में दिया था। आपका इंटरव्यू यहीं हुआ था? और अभी यहाँ से मैं बताता हूँ, इसमें अभी बताता हूँ कि जब मेरा सिलेक्शन जो है इसमें नहीं करने का मूड हुआ, तो मैं बॉम्बे की तरफ रुक किया, मुझे गल्फ जाना है। तो बॉम्बे में जाके मैं रिलेटिव के यहाँ रुका, वहाँ पे मुझे खाना बनाने नहीं आते थे, बाहर रेस्टोरेंट में, और बहुत ही लो कॉस्ट जो फूड अवेलेबिलिटी होती है उसमें जाके मैंने रुका, वहाँ खाया और अपने आप को फुलफिल किया। साथ साथ मैं कैसे करता था कि फ्रेशर था, फ्रेशर को जॉब कहीं नहीं है, जाना था मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि ये दीवानगी थी, ये क्या कहते, पैशन था कि अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करते, जितने तरह के पॉसिबल्स मेरे फील्ड के जॉब हो सकते थे, मैं उतने तरह की CV भी बनाता था, उतने तरह की CV बना के अपने आप को तैयार करता था कि मुझे एज ए फ्रेशर कहीं भी ले लिया जाए। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थी? दिस इज माई ओन क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, वही आपकी खुद की थी, यस। बिकॉज और मैं ख़ास तौर पे ये करता था, अपनी CV को सिलेक्शन पर्पज से मैं 2 तरीके की CV बनाता था, एक एक्सपीरियंस पर्सन की CV और एक नॉन एक्सपीरियंस पर्सन की CV। जब मैं एजेंट ऑफिस को किसी को मैं देता था अपनी CV, ताकि मेरी CV शॉर्ट लिस्ट हो जाए, तो मैं एक्सपीरियंस वाली CV उनको सबमिट करता था। अच्छा, तो वो मुझे एक्सपीरियंस वाली CV के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब इंटरव्यू में फेस करने जाता था, तो मैं उनको अपनी बता देता कि सर इस रीज़न से मैं जो हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो, तो मैं फ्रेशर हूँ, और सर आप मेरा इंटरव्यू मुझे ले, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप मुझे रिजेक्ट कर देना। तो मैं इस तरह से उनको फेस करके उनको इंटरव्यू मैं देता था। लेकिन किसी रीज़न से उनको पता रहता था कि मैं ट्राई करता था, लेकिन उनको पता रहता है फ्रेशर है, ये नहीं कर पाएगा, या उनको उस लेवल का जॉब का
लोड और प्रेशर पता होता था इंटरव्यूअर को कि भाई ये बंदा नहीं कर सकेगा, फ्रेशर है कितना भी। अच्छा, आप रिजेक्ट भी हुए हैं फिर इस तरीके में? हाँ, अराउंड 2 मंथ्स मैंने 3 मंथ्स जो है मैंने कंटिन्यू ऑफिस टू ऑफिस बॉम्बे में हर जगह पे पेपर कटिंग। सुबह मेरा रूटीन रहता था, सुबह मैं उठता था तो वहाँ पे एक असाइनमेंट अब्रॉड और असाइनमेंट अब्रॉड गल्फ जॉब्स का 2 पेपर आते थे, मैं परचेस करता था। उसमें देखता था कहाँ कहाँ रिलेटेड जॉब वैकेंसीज है, उसके कटिंग को कट करके उसके कहाँ कहाँ ऑफिस हैं, उन ऑफिस का बस का नंबर नोट करता था, लोकल का नोट करता था, कैसे मुझे पहुंचना है, क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं सीवी में अपनी प्रिपेयर करता था। उसके बारे में फिर अपने जो मेरे पास बुक्स थे स्टडी करता था, क्या क्या मैं उस समय यूट्यूब नहीं था क्यों बताने वाला, ना कोई और अदर इन्फॉर्मेशन थी मैक्सिमम, तो मैं बुक्स मेरे पास जो थी उसकी मैं स्टडी करके भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको तैयारी करके इंटरव्यू जाता था, तैयार होकर जाता था, शाम को रिजेक्ट होकर वापस आ जाता था। फिर अगले दिन नए उसके साथ में जाता था, फिर रिजेक्ट होकर फिर वापस आता था। ये मुसलसल 3 महीना चला और घर वाले यहाँ परेशान थे, बोलते थे कि नहीं होगा, तुम वापस आ जाओ घर, परेशान नहीं हो तुम वापस आ जाओ। मैं बोला नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं करूँगा। एनी हाउ आफ्टर 3 मंथ्स जो है मुझे एज ए लैब टेक्नीशियन सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है मेटल टेस्टिंग लेबोरेटरी में शुरू से एजुकेशन टाइम से रहा, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी टेस्टिंग रिलेटेड मुझे बाय प्रोसीजर याद थी, सब कुछ याद। इस तरीके से फिर एजेंट ने इसके बाद हमारे साथ क्या स्ट्रगल रहा है कि हाउ टू गेट माई वीज़ा। इस टाइम 3 महीना हर रोज़ सुबह में जाता था, बोलता है वीज़ा अभी आपका वहाँ से अप्रूवल नहीं आया है, वीज़ा नहीं आया, अप्रूवल नहीं आया है। ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए और 3। अच्छा, इसमें एजेंट का क्या रोल था? एजेंट कहाँ से बीच में आया? उस ज़माने में अभी भी जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी होती है उनको ही वीज़ा ऑथराइजेशन दिया जाता है इंडोर्समेंट कराने का, लगाने का, इंडिया उस पर्टिकुलर एम्बेसी से। ये आज भी होता है? आज भी होता है ये। ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करें अपनी स्टोरी। ये आज भी होता है। तो एजेंट के पास जाते थे कि भाई मेरा इंडोर्समेंट वीज़ा हुआ नहीं हो। उस ज़माने में वीज़ा क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिकली वीज़ा नहीं था, वो प्रिंट टाइप के कार्बन कॉपी टाइप के वीज़े बाई फैक्स आते थे, कुछ होता था। तो और सऊदी की वीज़े उस ज़माने में ऐसा होता था कि एक जैसे रबर की मोहर नहीं होती है जी, ऐसे रबर की मोहर हुआ करती थी। रबर की मोहर की तरह उसको पासपोर्ट पे स्टैम्प कर देते थे, उस पर बाई हैंड लिखा जाता था, बाई हैंड डिटेल्स लिखा जाता, आप किस कंपनी में जाओगे, उसका टेलीफोन नंबर क्या है इससे। बहरहाल इस स्ट्रगल के बाद 6 महीने एजेंट के चक्कर काटने के बाद, चप्पल घिसने के बाद वो झूठ बोला। लास्ट में उसने मुझे टिकट्स भी नहीं दिए। 3 दिन मेरे वीज़े को एक्सपायर होने बाकी था। तो वीजा आपका आ गया था बट आपको टिकट्स नहीं मिल रही थी? टिकट्स वो खरीद नहीं रहा था। अच्छा, आपने उसको पे कर रखा था? हाँ, 60,000 उस ज़माने में मैंने पे कर रखे थे। तो ये तो मेंटली कितनी टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उसको दे रखा था वहाँ पे। अब जो है फिर मैंने लास्ट में देखा मेरा 3 दिन में वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने घर वालों ने रिक्वेस्ट की कि मुझे पैसे और दीजिए, मैं टिकट अपना ही लगा के जाऊँगा, मैंने सेल्फ टिकट में परचेज़ करूँगा। उस ज़माने में मैंने कभी भी एयरलाइंस का टिकट कभी ज़िंदगी में नहीं ख़रीदा था। हमने पैसे पेमेंट के टिकट ले आए, इस एजेंट को मैंने टिकट अपने दिखाए और उसे मुझे साथ में उस एजेंट ने मुझे उस ज़माने में, मैंने उसके पास कोई क्लेम न करूँ तो इसलिए मुझे एक एक्सेप्टेंस लेटर का एक सिग्नेचर लिया कि मैं अपनी ऑल पासपोर्ट टिकट मैंने रिसीव कर लिए हैं, मुझे कोई वो नहीं इसलिए ब्ला एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि उसको डर था कहीं मैं बाद में पासपोर्ट लेने के बाद क्लेम न करूं। बहरहाल मैं उसमें जल्दीबाजी में था, मुझे नहीं पता था कि थर्सडे को वहाँ फ्लाइट ऑफिस बंद होते हैं, फ्राइडे को ऑफिस बंद होते हैं, और मैंने वो थर्सडे के दिन था, मेरी फ़्लाइट जो है मैंने थर्सडे के लिए लिया था और मैं रात में 1 बजे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। अच्छा, आपके वो 60,000 बर्बाद गए थे? नहीं, बर्बाद नहीं गए थे, एक्चुअली उसको टिकट भी उसमें देना था। सो टिकट इन्वॉल्व था? ठीक हाँ, है ठीक है, आप कंटिन्यू करें। 10,000 रुपये एडिशनल मुझे देने पड़ेंगे फिर से। अब 70,000 रुपये लगा के उस ज़माने में मैं रात में 1 बजे बॉम्बे सऊदी एयरपोर्ट पहुंचा, रियाद एयरपोर्ट पे। मालूम चला कि रात के यहाँ तो 1 बज रहे हैं, मुझे टाइम का जोन का भी इतना आइडिया नहीं था। अच्छा, आपकी एज क्या थी उस वक्त? 23 ईयर्स। 23 ईयर्स? 24 ईयर्स थी। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद जो है मैं देखा कि कोई बंदा नहीं वहाँ पे, कोई कंपनी के लेने नहीं आया, कोई नहीं है, और ना कोई कांटेक्ट नंबर ऑफिस का कांटेक्ट नंबर अरबिक में कुछ वही पास वीज़े पे लिखा था। अब मैं परेशान,
तो मैंने कुछ कांटेक्ट नंबर यहाँ से लेके गया था, मैं यहाँ वहाँ जिनसे पाता था कि कोई बंदा सऊदी में है यहाँ, तो 4-10 लोगों का लेके गया था। बैठे बैठे मैं अपनी डायरी को फ्लिप कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें एक नंबर मुझे होटल का मिला। होटल का मिला तो मेरे दिमाग में आया कि सारी दुनिया बंद हो लेकिन होटल तो खुला रहेगा, बिल्कुल होटल खुला रहेगा। तो मैंने एक टैक्सी वाले को पकड़ा। मेरे पास पैसे भी वहाँ के सऊदी रियाल बहुत ज़्यादा मैं लेके नहीं गया था, 50 रियाल थे उस ज़माने मेरे पास से। अब मुझे नहीं पता वो कितना वहाँ एक्सपेंस रिक्वायरमेंट है, कुछ आइडिया नहीं था। मैंने होटल वाले को पकड़ा, पकड़ के अपना टैक्सी वाले को पकड़ा, उसको पकड़ के बोला कि ये नंबर पे कॉल करो। कॉल किया, रिसेप्शन उठाया। उस समय में जो भी टूटी फूटी इंग्लिश मुझे ऐसे आती थी, मतलब बहुत फ्लुएंट तो नहीं थी मेरी इंग्लिश वहाँ पे उस ज़माने में, तो मैंने उससे बोला, तो उसने बोला कि आप हिंदी में बात करो, मुश्किल नहीं है। तो शायद वो भी अपनी ही यूपी साइड का ही बंदा था। तो मैंने उनका पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताया, तो बोला कि यार वो तो ड्यूटी पे नहीं है, एक काम करो मैं उनसे पूछता हूँ, वो अगर अलाउ करते हैं तो मैं आपको उनके कैंप में आपका नंबर देता हूँ, आपको उनका नंबर देता हूँ, आप कैंप वहाँ कॉल करो। फिर मैं अगले दिन सुबह था, फ्राइडे था, फिर भी मैं सैटरडे को मैं अपने ऑफिस पहुँचा। वहाँ हुआ, उन लोग से मुलाकात हुई। इस तरह से मेरी जर्नी जो है सऊदी अरब, बॉम्बे टू सऊदी अरब जो है पहुँच गई और मैं अपने ऑफिस पहुँच गया। आप 24 साल की उम्र में आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी, आप वहाँ उतरे, आपको कुछ भी चीज़ें नहीं पता थी और आप टैक्सी में कंटिन्यू जा रहे थे। उस वक्त भी आपके दिमाग फुल डाउटफुल, आप गैर मुल्क में हैं आप, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स टाइम पे आप देख रहे थे। मतलब मैं उसके बाद फिर आपकी चीज़ें इस तरीके से स्टार्ट हुई। तो कितनी सीखने वाली चीज़ें हैं हम जैसे लोगों के लिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप अपने दिमाग से, क्रिटिकल थिंकिंग से किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते। सबको पहली बात तो उस रब पे भरोसा रखना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि कुछ भी होगा हम कर ले जाएंगे। किसी भी सिचुएशन आएगी, अगर मेरा जीवन है दुनिया में तो ज़रूर कर ले जाएंगे, और रब का सहारा है, मौत नहीं आएगी तो सब कुछ कर ले जाएंगे। ये दो जज्बे के साथ अगर किसी भी जगह आप जाएं, दुनिया किसी कोने में जाएं, आप अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। बिल्कुल। आपने एक बहुत ही कम मिनिमम सैलरी से आज आप माशाल्लाह से एक अच्छी खासी हाई सैलरी पे हैं, और आपने शुरुआत किस तरीके से करी थी, कितनी सीखने वाली चीज़ है। मेरी जर्नी में जो मैंने बताया कि दिल्ली में डू यू हैव एक्सपीरियंस, ये जो लाइन है ना मेरे कानों में गूंजा करती थी। तो वो लाइन मुझे अप्रिशिएट करती थी, बोलती थी कि कुछ भी करो, कितना भी हार्ड वर्क पड़े, ये लाइन अपनी लाइफ से हटा दो। कोई ना बोले कि डू यू हैव एक्सपीरियंस। मैं चाहता था कि मुझे कम समय में, यानी 3 साल में 10 साल का एक्सपीरियंस आ जाए। मैं इतनी मेहनत करूं, 5 साल में मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस आ जाए। तो उसका मुझे बेनिफिट मिला, बहुत मिला, और जिसकी वजह से मैंने सिर्फ अपनी फर्स्ट कंपनी में सिर्फ 5 साल काम किए, और जो भी काम मिला मुझे, मैंने किसी काम से मना नहीं किया। वो कंपनी एज ए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो मैं कभी ऐसे नहीं बोल सकता मैं लैब टेक्नीशियन आया हूँ तो मैं लैब टेक्नीशियन का ही जॉब करूँगा, ये मेरे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। जो भी जॉब असाइन होता था मुझे, मैं इंटरेस्ट जानने की खुशी में, सीखने की खुशी में मैं ले लेता था। मैं फुलफिल नाइट ड्यूटी लगा दे नाइट करता था, डे कर दे डे करता था। मैंने जस्ट सोचा था आई हैव टू लर्न, मैं कुछ सीखूंगा। मैं ऑफिस की जॉब दे दें, मैं ऑफिस में काम करता था। तो इस पूरे 5 साल के सिनारियों में, जिससे से हमारी कॉलेज लाइफ में डिफरेंट स्टेज में, डिफरेंट लेक्चर्स में, क्लासेस में, लाइब्रेरी में एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब दी जाती थी, उसी तरह से उन 5 साल के कैरियर में मैंने अपने लिए रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने अपने आप पूरी तरीके से तैयार किया। ये मतलब आपका एक जज्बा था सीखने का उस वक्त। आप ये चीज़ सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए, सबके लिए, आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर नहीं था, वो मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो मेरे साथ घटित हुआ, जो मेरे साथ हुआ, आप किसी भी फील्ड के लिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक मोची का काम करना पड़े जी, मोची का काम भी सीखना पड़े, उसमें भी महारत होती है, उसमें भी एक फन होता है, उसमें भी एक आर्ट है। लेकिन आप जब इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आप अपने आप के अंदर पैशन नहीं करोगे, तो एक वो भी लगेगा वो छोटा काम है मोची का काम, लेकिन वो भी नहीं सीख पाएंगे। वही मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे। पब्लिक तो वैसे ही इस चीज़ को
एक्सेप्ट ही नहीं कर रही इस वक्त आज के दौर में। अच्छा, मोची का काम कौन करेगा, मैं तो बिल्कुल इस पे रिलेट ही नहीं करेगा। तो ठीक है, इसका एक अच्छा मैं बोलता हूँ, आज के टाइम में अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो वो स्किल को बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आपको सीखना पड़ेगा। जैसे चाहे जिस फील्ड से हो, चाहे जो भी स्किल करते हैं आप, चाहे जो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ITI हो, पाइप फिटर हो, किसी भी फील्ड पे, ऑटोकैड ऑपरेटर हो, कोई भी फील्ड हो, आपको ग्राउंड लेवल पे उतर करके मिनिमम लेवल से अपने कैरियर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कम समय में, आज की यूथ क्या चाहती है, कम समय में जल्दी पैसा कमाना, कम समय में जल्दी पैसा कमाना। तो इससे क्या समय भी निकल जाता है, नॉलेज भी नहीं आती और आपको पैसे भी नहीं मिलते। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज के यूथ की थिंकिंग का। हाँ, ये यूथ के थिंकिंग का ड्रॉबैक है, क्योंकि आप जिस तरह से, सिंपल है, एक बिल्कुल थंब रूल है, सिंपल है कि आपने क्लास 12 तक स्टडी की, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन एनी फील्ड किया, और ये हमारे सिस्टम का एक, कहते हैं, एक फेलियर है, ड्रॉबैक है, सिस्टम में भी है कि चाहे जिस फील्ड में हमको पढ़ाया जाता, सिखाया जाता, उसमें हमको स्किल नहीं किया जाता है। हमारी जो बुक्स लिखी गई हैं, किताबें लिखी हैं, कॉपी लिखी गई हैं, वो स्किल होने के लिए हमको इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। हमको जस्ट इस नॉर्मल तौर पे ABCD बता दी जाती है। आज के बच्चे को, एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, हम बहुत इंजीनियरिंग की बात नहीं करते हैं, हम आपके BCom की बात करते हैं, हम आपकी BA की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं। किसी बच्चे से पूछिए कि क्या वो एक एप्लीकेशन उसके घर में चोरी हो गई है और वो थाना अध्यक्ष को, SSP को एक अच्छी सी एप्लीकेशन लिख करके, खुद जाके बात करके उसको रिपोर्ट कर सकता है? ये बहुत बड़ी टेस्ट है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है कि एप्लीकेशन लिखिए, उसके बाद आप जाइए और वहाँ फेस करिए। ये आप किसके से उम्मीद कर रहे हैं? आप एक 12th क्लास का बच्चा? जी हाँ, एक 12th क्लास का बच्चा कर सकता है। उसके अंदर इसके अंदर ये बोल्डनेस होनी चाहिए। जब आपके अंदर बोल्डनेस है, जब आपके अंदर करेज है, तो आप तभी तो दुनिया को फेस करेंगे। दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है। आपको खराब क्या नहीं, खराब इन द सेंस कि बहुत टफ है। हाँ, टफ है, आपको कंपटीशन बहुत है। इजिप्ट ले लीजिए आप, लेबनान ले लीजिए, सीरियन ले लीजिए, अल्जीरिया ले लीजिए, ये सब कंट्री के लड़के जो 22 साल, 24 साल, 25 साल, उनसे आप मिलेंगे, आप देखें क्या बोल्डनेस उनके अंदर है, क्या करेज है, क्या डीलिंग है। यानी वो लगेगा नहीं कि आपको जरा भी उनके अंदर शर्म है, जरा के अंदर उनके अंदर कुछ है, नहीं, रिस्पेक्ट भी करेंगे। और उनके अंदर बात के अंदर एक वजन है, एक टॉकिंग स्टाइल है उनके अंदर। ये आप नॉर्मल लोकल अरेबिक का स्टाइल बता रहे हैं? हाँ, वे ऑफ बिहेविंग। क्यों इस तरह से है? क्योंकि उनको ऐसा जीने के लिए एनवायरनमेंट मिला है, ऐसा उनके अंदर करेज है, बाय नेचर है। तो जो हमारे बच्चे यहाँ से हैं, कहीं ना कहीं मैं आज भी फील करता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे पास जो इतने सालों की जो गुलामी रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, शायद कुछ ऑडियंस को आपको ये बात नहीं सही लगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो गुलामी रही, उसका कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ इसका असर है, अभी भी है, कि हम हर जगह फोल्ड हो जाते हैं, हम हर जगह जो है डटते नहीं हैं, हर जगह अपनी बात को सही मनवाते नहीं हैं और दूसरे की बात को सही मान करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये आप इंडियन यूथ का बिहेवियर बता रहे हैं? इंडियन यूथ का बिहेवियर बता रहे हैं।